हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ फिजिक्स का जो चैप्टर हम इससे पहले वाले वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये इसके लिए आपकी सेकंड वीडियो रहेगी। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ा था। जो आपके थ्री लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, उनके बारे में पढ़ा था, उनकी डेफिनेशंस के बारे में जिक्र किया था और लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। आज हम जो हमारी कुछ उनकी प्रैक्टिकली फॉर्म है, जैसे न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है, हम पहले फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किस चीज़ को डिफाइन करता है। तो उसके लिए आपका आंसर होगा कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो हमें इनर्शिया के बारे में बताता है। इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़ता। और देखिए, जड़ का मतलब क्या होता है? रेस्ट। यहाँ पर इस रेस्ट का मतलब सिर्फ विश्राम ना होके, इस रेस्ट का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब ये होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी है कि वो अपने आप अपनी स्टेट ऑफ स्टेशनरी, स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। इनएबिलिटी का मतलब है अयोग्यता है उसके अंदर कि वो अपने आप इसमें कुछ नहीं कर। जैसे कि जो हमारे इनर्शिया हैं वो तीन तरह की इनर्शिया हैं। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आप इसको स्टेशनरी भी बोल सकते हैं। सेकेंड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्टेशनरी है, रेस्ट की कंडीशन के अंदर है, तो उसकी एबिलिटी इस तरह की होती है कि वो अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन मान के चले स्ट्रेट लाइन है, तो उस ऑब्जेक्ट की ये एबिलिटी है कि वो अपने आप को स्टेशनरी डायरेक्शन, अपनी जो डायरेक्शन उसकी स्ट्रेट लाइन की, अपने आप को स्ट्रेट लाइन के अंदर ही रखना चाहता है। और इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या होगा कि जो किसी अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, तो जब तक उसके ऊपर कहीं से एक्सटर्नली कोई फोर्स ना लगे, वो कोशिश करता है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो हमारी बस होती है, बस का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बस की सवारी तो नॉर्मली सी बातें की होगी, तो हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलें यहाँ पर आपकी बस खड़ी हुई है, आपकी बस भी रेस्ट में है और आप अपने खुद के हिसाब से, अपने रिस्पेक्ट के हिसाब से तो आप रेस्ट में है ही, क्योंकि आप सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। क्लियर? मान के चलें आपका जो ड्राइवर है उसने बस को एकदम से चला दिया, आगे की साइड मूव कर दिया, तो आप किस साइड में जाते हैं? हम पीछे की साइड में आगे गिरेंगे। और पीछे की साइड में गिरना हमें क्या शो करवाता है? हालांकि बस तो चल चुकी है, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि वो अब भी रेस्ट में ही रहना चाहती है। इसी चीज का तो नाम जड़त्व है। मतलब जो आदमी जिस कंडीशन के अंदर है, जो ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन के अंदर है, वो अपने आप को उसी कंडीशन के अंदर रखना चाहता है। हालांकि बस तो मूव कर चुकी है, बस तो चल पड़ी है, लेकिन बस के चलते के साथ में आपकी बॉडी का जो झुकाव है, आपका जो शरीर है वो किस तरफ जाता है? वो आपका बैक साइड में जाने लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी की टेंडेंसी है कि वो अब भी अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहती है। स्टेट ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, जैसे मान के चलें आपकी बस यहाँ चल तो पड़ी है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल है, कोई रुकावट है, और उसकी वजह से आपकी बस के जो ड्राइवर है उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए। अब ब्रेक अप्लाई होने के बाद हम किस साइड जाएंगे? हम आगे की साइड में झुक जाएंगे, आगे की साइड में गिरने लगेंगे। उसकी वजह क्या है? हालांकि बस तो रुक चुकी है या बस को रोकने की कोशिश जारी है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो अब भी ये चाहती है कि मैं मोशन के अंदर ही रहूं। तो इसको क्या बोलेंगे? हम इनर्शिया ऑफ मोशन। आगे जाने के बाद मान के चलें आगे एक शार्प कर्व है, एक मोड़ है। अगर आपकी बस इस साइड में मुड़ती है तो आपका शरीर है वो जस्ट उसके अपोजिट वाली साइड में जाके गिरने की कोशिश करेगा, जो क्या शो करवाता है कि आप जिस डायरेक्शन के अंदर पहले चलने लग रहे थे, आपकी बॉडी की टेंडेंसी ये रहेगी कि आप अब भी उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करते रहें। डायरेक्शन आपकी बदलनी नहीं चाहिए। वो एक अलग बात है कि हमारे सामने कई तरह की फोर्सेज काम करती हैं वहाँ पर। जैसे मान के चले हम सीट पर बैठे हैं और बस अगर हमारी आगे चल पड़ती है तो हम पीछे की साइड में जाते हैं। आप नीचे भी गिर सकते थे, लेकिन पीछे आपकी जो सीट का जो बैक है वो आपके ऊपर आगे की साइड में एक तरह से फोर्स लगाएगा, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के थर्ड जो लॉ है उसके अंदर पढ़ा था। उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। द फोर्स अप्लाइड बाई बॉडी B ऑन द बॉडी A इज इक्वल टू
इज इक्वल टू द फोर्स इज अप्लाइड बाई ए ऑन द बॉडी बी। और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हमें क्या शो करवाता है, नेगेटिव साइन शो करवाता है कि हमारे जो दोनों फोर्सेज हैं वो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, हालांकि उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका इनर्शिया से रिलेटेड, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी की वजह से एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास एक चद्दर है और आप उसको लकड़ी से पीटने लग जाए तो क्या होगा, उसके अंदर से हल्के हल्के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे वजह क्या होती है, आपने जैसे ही मान के चलिए आपकी चादर है, आपने इसके ऊपर लकड़ी से मारा तो आपकी चादर तो नीचे चली गई, लेकिन उसके अंदर जो रेत के बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं वो अब भी अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहते हैं। इसी वजह से आपकी चादर है वो चली जाती है नीचे और आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह वही रह जाते हैं और वो चादर से अलग हो जाते हैं। इसी तरह के हमारे सामने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, तो उसके लिए आपको बुक से एक बार इसको स्टडी करना पड़ेगा। ओके, अब हम एक बार जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक बार हम उसकी प्रैक्टिकली फॉर्म के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकली फॉर्म देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये बात हम पढ़ चुके हैं। आप यहां पर इस इक्वेशन के अंदर ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में आपका टाइम आया हुआ है और राइट हैंड साइड में आपकी फोर्स लिखी हुई है। इस इक्वेशन से हमें क्या पढ़ने को मिला कि अगर किसी भी काम को करने में टाइम को बढ़ा दिया जाएगा तो आपकी फोर्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसी वजह से इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, जैसे इसकी पहली एप्लीकेशन मैं लिखता हूं, ए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए बॉल। कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी अगर वो किसी बॉल को कैच करने की कोशिश करता है तो क्या करेगा, वो बॉल को पकड़ने के बाद अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे की साइड में खींचता है। अब उसके पीछे की साइड में खींचने का मकसद क्या था कि वो जो फोर्स बॉल ने उसके हाथों के ऊपर लगाई है उस फोर्स को लगने में थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, और अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा और इसी वजह से उसके हाथों को चोट नहीं लगेगी। दूसरा इसमें हम करें बात चाइना वेयर्स, ग्लास वेयर्स आर रैप्ड इन ग्रास लाइक सब्सटेंसेस। जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, मतलब जो कमजोर होते हैं वैसे स्ट्रक्चर से, और जो आपके ग्लास वेयर हैं, जो ग्लास की चीजें हैं, अगर उनको हम कहीं एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि एक थिल्ली होती है जिसके ऊपर बारीक बारीक जो एयर के जो कुछ आपने देखा होगा उसके अंदर कि एयर डोटेड टाइप मतलब स्ट्रक्चर सी होती हैं, उनका क्या मीनिंग होता है। और दूसरा, जो हम चीनी मिट्टी के बर्तन लेके आने की कोशिश करते हैं उसके चारों साइड में घास वगैरह लगा देते हैं, थर्मोकोल सीट वगैरह लगा देते हैं, तो उनका मकसद क्या होता है, उनका मकसद यही है कि अगर बाहर से उन चाइना वेयर्स के ऊपर या ग्लास वेयर्स के ऊपर किसी तरह की कोई फोर्स लगती है, किसी तरह की आप ये कह के चले किसी चीज से वो स्ट्राइक होते हैं, किसी टकरा जाते हैं, तो जो एक्चुअली में फोर्स बाहर से लगने वाली है वो उन चाइना वेयर्स तक या ग्लास वेयर्स तक आने में उसका थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, और अगर टाइम बढ़ जाएगा तो उनके ऊपर फोर्स कम अप्लाई हो पाएगी और वो टूटने से बच जाएंगे। थर्ड है इसमें, इट इज easier to jump on sandy surface instead of concrete surface। आप अगर कहीं से जंप करना चाहते हैं तो अगर आप किसी रेतीली जगह पे जंप करते हैं तो वह ऐसा करने में आपके पैरों को ज़्यादा चोट नहीं लगती है, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर, कंक्रीट सरफेस के ऊपर अगर आप जंप कर देते हैं तो उससे आपके पैर टूटने की संभावना बढ़ जाती है। वजह क्या होता है कि जब हम सैंडी सरफेस के ऊपर जंप करेंगे तो हमारे पैर रेत के अंदर धंस जाते हैं, और उनके धंसने का मतलब ये है कि जब आपके पैर सैंडी सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आए
उसके बाद में अगर आपके पैर उसमें धंसने लग रहे हैं तो जो सैंडी सरफेस ने आपके पैरों के ऊपर जो फोर्स लगा रखी है उस फोर्स को थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा मिल जाएगा और वो आपके पैरों को ज़्यादा इंजर्ड नहीं कर पाएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसी तरह के एग्जाम्पल्स हमारे सामने ढेरों होते हैं जिससे कि हम जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसकी प्रैक्टिकली फॉर्म के बारे में बात कर सकते हैं। इसमें एक चीज और आती है, फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम। थोड़े टाइम के लिए जो फोर्स लगती है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उसको इंपल्स कहते हैं। और जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो एक तरह से इंपल्स को डिफाइन करता है। जो फोर्स है उस फोर्स के लिए हमें फॉर्मूला निकाल के देता है। तो ये इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन एनी सब्सटेंस फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम या फॉर ए स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज द इंपल्स। ध्यान रखेंगे आप इसको। अब चलते हैं हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपको मैंने बताया, द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट बी ऑन द ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय ए ऑन द बॉडी या ऑन द ऑब्जेक्ट बी, और इनके आगे नेगेटिव साइन। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। आप इनको, आपकी मर्जी है, आप किसी तरह से इनको डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको ये बोल सकते हैं कि मतलब इनके बारे में हमें लिखना पड़ता है कि एफ ए बी का मतलब क्या हुआ और एफ बी ए का मतलब क्या हुआ। तो दोनों का मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में है, लेकिन जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर बिल्कुल सेम रहेगा। ये नेगेटिव साइन जो यहाँ पर लगा हुआ है, नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि ये दोनों अपोजिट के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं। जो कोई भी हम, जैसे इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन टेस्ट में कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो हम फोर्स लगाते हैं वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है कि दो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, तो आपका आंसर होगा कि वो दो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। इस बात के बारे में याद रखें, बिल्कुल आसान सी बात है और कंपटीशन टेस्ट के अंदर ये बात बार बार पूछी जाती है, तो आप इसको याद रखेंगे। ओके, हम बात करते हैं अपने टॉपिक की जिसके अंदर इसका यूज हमें मिलेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बिल्कुल आसान सा मीनिंग है इसका, क्या? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इस चीज को हमें प्रूव करना है और उसमें न्यूटन जो थर्ड लॉ है इसका भी हम यूज करेंगे। कैसे करना है वो एक बार आप ध्यान से देखिए। लेट अस सपोज दैट वी हैव टू बॉल्स ए बी। ओके, इनिशियली let ua is the velocity of first ball and ub is the initial velocity of the second ball, and condition is that ua is greater than ub and both are traveling in a straight line। दोनों एक स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ प्रोपेगेशन इनका इसके अंदर ये जाने लग रहे हैं। जो आपकी फर्स्ट बॉल है हम इसका मास मान लेते हैं एम ए, और जो आपकी सेकंड बॉल है इसका मास मान लेते हैं एम बी। क्लियर? देखिए, अगर पहले वाली बॉल के लिए आपकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी और दूसरी वाली के लिए कम रहेगी, तो एक कंडीशन आपको ऐसी जरूर मिल जाती है जिस कंडीशन में दोनों बॉल एक दूसरे के साथ में स्ट्राइक करेंगी, मतलब कोलिजन करेंगी। और कोलिजन होने के बाद में क्या कंडीशन बनी? ये आपकी फर्स्ट बॉल एज इट इज, और यहां पर आप अपनी सेकंड बॉल को मान सकते हैं। देखिए, कोलिजन होने के बाद दोनों के मास के अंदर तो कोई चेंजमेंट नहीं है क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। ओके, जो आपकी फर्स्ट बॉल है इसके लिए वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम मान लेते हैं वी ए, और दूसरी वाली बॉल है इसके लिए वेलोसिटी मान लेते हैं वी बी। ये आपके आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है। ओके, चलिए अब इनको सोल्व करते हैं। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉल्स बिफोर द कोलिजन। भाई, पहले वाली बॉल के लिए मोमेंटम आपका क्या हो गया? एम ए इंटू यू ए, और ये वाली बॉल है इसके लिए मोमेंटम क्या हो गया आपका? एम बी इंटू यू बी। सेम कंडीशन के अंदर
ये आपकी जो कोलिजन होने के बाद वाली कंडीशन है, यहां मोमेंटम क्या हो गया, एम ए वी ए, और यहां पर क्या हो गया, एम बी वी बी। देखिए हमने, हमारे सामने 4 बॉल हैं, चारों अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने ली गई थी। पहले वाली 2 की कंडीशन अलग थी और दूसरी वाली 2 की कंडीशन है वो अलग है। अब हमें इसमें करना क्या होता है, इसको सोल्व करने के लिए वो देखें, चेंज इन मोमेंटम फॉर फर्स्ट बॉल। आपकी जो पहले वाली बॉल है इसके लिए मोमेंटम में चेंजमेंट क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब जो आपकी पहले वाली बॉल है जिसको बॉल ए का नाम रखा हुआ आपने, उसका फाइनल मोमेंटम है क्या, एम ए वी ए माइनस इनिशियल क्या है, एम ए इंटू यू ए। इज दैट क्लियर। आगे वाले के लिए करते हैं, एक काम करते हैं, जब आप मोमेंटम में चेंजमेंट निकाल लिया है तो हम फोर्स के लिए वैल्यू लिख लेते हैं। सेकंड लॉ अकॉर्डिंग क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब ये आपके लिए आपकी जो फर्स्ट बॉल है ये इसके लिए फोर्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आगे चले, चेंज इन मोमेंटम फॉर सेकंड बॉल, उसके लिए भी वही फॉर्मूला, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है आपकी सेकंड बॉल का, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। ये हो गई इक्वेशन, आप इसको फर्स्ट मान लें, इसको मान लें आप सेकंड। अगर आप इसको भी टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, अगर आप इसको भी टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी, ये भी एक तरह से आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है। जो हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, और ये यहां पर नेगेटिव साइन। देखिए आपके पास 2 फोर्स आ चुकी हैं, पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अप्लाई हुई है उसकी वैल्यू आपने निकाल रखी है। इसका मतलब यही तो है, फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय बी ऑन द ए, जिसको मैंने वहां पर एफ ए के नाम से लिखा हुआ है, जो ए के ऊपर अप्लाइड हुई है। और एफ बी ए का मतलब क्या है, वो फोर्स जो आपकी ऑब्जेक्ट नंबर बी के ऊपर अप्लाई हुई है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड से लिखा हुआ है। तो दोनों की वैल्यू यहां पर लिख देते हैं, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू, यहां पर नेगेटिव साइन है, और आपकी दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइड बाई टी। दोनों साइड में टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम अंदर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो टर्म आपकी प्लस की है वो तो हो जाएगी माइनस की, और माइनस वाली टर्म है वो हो जाएगी प्लस की। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन के अंदर जहां पर आपको नेगेटिव टर्म नजर आ रही है उसको पॉजिटिव करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, एम ए वी ए, यहां पर ये टर्म आपकी नेगेटिव है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए, प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम बी यू बी, ये टर्म आपकी यहां पर नेगेटिव है, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएं, एम ए यू ए। ये आपके पास एक इक्वेशन निकल के आ गई। अब इस इक्वेशन का मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए। मतलब आपके सिस्टम का पहले जो मोमेंटम हुआ करता था, कोई भी काम होने के बाद में आपके मोमेंटम में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप अच्छे से देखेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में आप ये लिख सकते हैं, एम वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये टर्म आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है और इसको समझना है। न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के लिए कुछ प्रैक्टिकली एप्लीकेशन है, जैसे कि पहली है रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन, इसको आप
मोमेंटम का जो टॉपिक है और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, दोनों के बिहाफ के ऊपर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखें, हम 4 चीजें मान के चलते हैं यहां पर। एम ए इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, एम बी इज इक्वल टू मास ऑफ गन, ओके। वी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड वी बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गन। ये 4 चीज हम मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो आपकी बुलेट है, अगर आप इसका मोमेंटम निकालना चाहें तो क्या आएगा, वो एम ए वी ए। और जो आपकी गन है, अगर आप इसका मोमेंटम निकालना चाहें तो क्या वैल्यू आएगी, एम बी इंटू वी बी। लेकिन आप एक बात बताइए, जब इनिशियली जब आपने बुलेट को फायर करने के लिए ट्रिगर को नहीं प्रेस किया था, उससे पहले आपका टोटल मोमेंटम क्या हुआ करता था, 0। उसकी पीछे वजह, क्योंकि ना तो उस टाइम पर आपके बुलेट के अंदर कोई वेलोसिटी थी, ना आपकी गन के अंदर कोई वेलोसिटी थी। अगर दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल 0 है तो मोमेंटम की वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है 0 होनी है। तो मतलब जो आपका इनिशियल मोमेंटम है वो तो था 0, और जो आपका फाइनल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये लिख दिया, एम ए वी ए इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये आपका फाइनल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ करता था, 0। मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको, इनिशियल मोमेंटम 0 क्यों होता था, क्योंकि ट्रिगर को प्रेस करने से पहले ना तो आपकी गन के अंदर कोई वेलोसिटी थी और ना आपकी बुलेट के अंदर कोई वेलोसिटी थी। ठीक है, यहां से आप जिसकी मर्जी चाहे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास बुलेट की वेलोसिटी है तो आप गन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास गन की वेलोसिटी है तो आप बुलेट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहां पर जो चीज हमें कंफ्यूज करती है वो ये है कि क्या जितनी वेलोसिटी के साथ में आपकी बुलेट आगे की तरफ जाने लग रही है, क्या उतनी वेलोसिटी के साथ में गन पीछे की ओर आती है? बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम बात वेलोसिटी की नहीं कर रहे हैं, यहां पर वेलोसिटी को तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जिस चीज को हमने मान रखा है वो हमारी फोर्स है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें हमें फोर्स के बारे में बात करनी है। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि जितनी फोर्स आपकी बुलेट के ऊपर लगी थी, उसको बाहर निकलने के लिए, गन के अंदर से बाहर निकलने के लिए जितनी फोर्स आपकी बुलेट के ऊपर आगे की डायरेक्शन के अंदर लगी थी, उतनी ही फोर्स आपकी गन के ऊपर भी लगी हुई है। लेकिन आपकी बुलेट का जो मास है वो कम है, इसलिए वो बहुत दूर तक चली जाती है, और आपकी गन का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा दूर तक आपको उसका अफेक्ट है वो महसूस नहीं होता। लेकिन ये जरूर होता है कि हम जब ट्रिगर दबाते हैं तो हमें ये जरूर कहा जाता है कि हमें गन को थोड़ा सा टाइटली होल्ड करना चाहिए। अगर आप उसको टाइटली होल्ड नहीं करते हैं तो जो फोर्स गन के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगी हुई है वो आपके हाथ को इंजर्ड कर सकती है। तो दोनों की वेलोसिटी तो सेम नहीं होती, लेकिन बुलेट के ऊपर और आपकी गन के ऊपर जो फोर्स लगी हुई है उसकी वैल्यू पक्का आपकी सेम होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इस तरह के एग्जाम्पल आपको आपकी बुक के अंदर और काफ़ी मिल जाएंगे। एक जो डेरिवेशन आपकी बुक के अंदर आता है वो रिकॉइलिंग ऑफ गन का ही आता है, इसलिए उसको मैंने सोल्व करवा दिया है। अगर मान के चले यहाँ से आपको वी बी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे, एम बी वी बी इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए एंड वी बी इज इक्वल टू एम ए वी ए डिवाइड बाई एम बी। और नेगेटिव साइन यहां पर है। नेगेटिव साइन हमें क्या शो करता है, नेगेटिव साइन हमें शो करेगा कि अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो आपकी वेलोसिटी ऑफ गन है वो आपकी नेगेटिव आएगी, और अगर आप वेलोसिटी ऑफ द बुलेट नेगेटिव लेते हैं तो एक नेगेटिव साइन यहां से आएगा, एक नेगेटिव साइन यहां पर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएंगे और आपकी वेलोसिटी ऑफ द गन है वो पॉजिटिव हो जाएगी। जो रॉकेट लॉन्चिंग वो भी आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करेंगे। इससे आगे के जो टॉपिक बचते हैं 1-2 वो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।